जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 17 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग अरिहंत से सेट लगा रहे हैं तो इसमें आपका और जो बचा है और 12 सेट बचा हुआ है, तो हम लोग इसको भी जल्द कंप्लीट करके 14 तारीख के बाद, क्योंकि हम लोग का जो वैलेंटाइन डे वाला क्लास चल रहा है तो उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग एक अरिहंत का और अरिहंत नहीं, यहाँ पर उत्पाद के लिए एक और नए प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं आपका वह 14 से 15 तारीख तक वह स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे बोले कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर उसका पीडीएफ आप लोग वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, ये हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट है वो 18 है। यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह कौन सा पुरस्कार मिला। यहाँ पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरा है कि निम्न में कौन सी रचना जयासी की है। यहाँ पर जयासी की कौन सी रचना है, तो देखिए यहाँ पर अखरावट और आखिरी कलाम और कहरनामा जो है ये सभी जयासी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि केदारनाथ सिंह की बहुप्रचलित लंबी कविता का क्या नाम है। यहाँ पर बहुप्रचलित लंबी कविता का नाम है बाघ। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, उस कविता का नाम बाघ है। चलिए, अगला जो प्रश्न है कि दत्तात्रेय के दुख किस विद्या की रचना है, तो ये दत्तात्रेय की जो दुख है यह विद्या आपको कहानी है। अगला पांचवा जो प्रश्न है कह रहा है कि नागार्जुन को निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था। तो नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी मिला था वह पत्रहीन, यहाँ पर पत्रहीन नग्न गाछ इसी को मिला था। इसी के यहाँ पर इनके जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। छठा जो प्रश्न हम लोग का है कि मेहरुनिसा परवेज की निम्न में से किस कहानी पर दूरदर्शन धारावाहिक बना है। जूठन, कोरजा, उसका घर या फिर रिश्ते। तो आपका राइट आंसर होगा जो जूठन नाम का एक कहानी है, उस पर आपको दूरदर्शन धारावाहिक बनाया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का जो सातवां प्रश्न है कह रहा है कि बांदी बनूंगी, यहाँ पर बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की तरकनी बहाय नाम गोपिका कहाऊंगी किस कवि या कवित्री की रचना है। ठीक, तो यह जो रचना है यह तज बीबी की है। यह तज बीबी की एक रचना है जिसमें आपको बंदी बनूंगी महारानी राधा जू की और यहाँ पर तरकनी वहाय ना गोपिका कहाऊंगी, यह जो कवित्री रचना है ये तज बीजी की है। ठीक, ताज बीबी की। आठवां जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। तो प्रसाद जी का जो अपूर्ण उपन्यास है वह आपका इरावती है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, इरावती। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना पंकज बिष्ट की है। तो पंकज बिष्ट की यहाँ से जो है यह सभी यानी कि 15-25 लेकिन दरवाज़ा और गोलू और भोलू ये सभी जो है पंकज बिष्ट का ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रानी नागफली की कहानी किस विद्या की रचना है। तो रानी नागफली की कहानी है जो यह आपका उपन्यास है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है कि दिनकर जी को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दिनकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसके आग्रह पर विष्णु भट्ट जी ने माझा प्रवास की रचना की। यहाँ पर एक माझा प्रवास की रचना जो है तो किसके यहाँ पर विष्णु भट्ट जी ने माझा प्रवास की रचना किसके आग्रह पर की। तो आग्रह किया गया था श्री चितम्बरनी विनायक वैद्य के द्वारा यह आग्रह किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो 13 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न है कि आँख, नाक, कान जैसे विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं। तो निबंध लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। चलिए, अगला है कि कुमार गंधर्व किस घराना से जुड़े थे। तो कुमार गंधर्व जो थे ये ग्वालियर घराना से जुड़े थे। 15 नंबर प्रश्न है कि सहजोई, यहाँ पर सहजोबाई की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उनकी विशेषता है कि आजीवन, यहाँ पर आजीवन अविवाहित रहना, ये उनकी विशेषता है। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न अंग्रेजी का है। चलिए हम लोग यहाँ से 31 नंबर जो प्रश्न आपका मैथ का आपको टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आप चाहे तो इसका इस पेज को जो है आपका मैथ का है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व करिएगा। 31 का राइट आंसर होगा आपका 120 घंटे। चलिए यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है। तो 32 का यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह 30% होगा। फिर यहाँ पर आपका 33 है तो 33 का राइट आंसर 5 होगा। और 34 है तो 34 का राइट आंसर आपका 16% होगा। चलिए 35 हम लोग का है तो 35 का राइट आंसर आपको 36:11 हो जाएगा। और 37 आप लोग प्रश्न को एक बार देखते चलिएगा। 36 का राइट आंसर आपको 7, 14 और 28 हो जाएगा। यहाँ पर 37 है ना जी, 36 का आपको 7, 14, 28 होगा। और 37 लोग का है तो इसका राइट आंसर आपका 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 38 नंबर प्रश्न है तो 38 का राइट आंसर आपको 95.45 होगा प्रतिशत में। और फिर यहाँ से 39 नंबर है तो 39 का राइट आंसर आपका 113.33 हो जाएगा। और यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है तो 40 का राइट आंसर आपको 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 41 नंबर है तो 41 का राइट आंसर 13:14 हो जाएगा। और यहाँ से 41 के बाद हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या का यह आपको 106.66% है। 43 नंबर जो आपका प्रश्न है तो 43 का राइट आंसर आपको 62.22 हो जाएगा। और यहाँ से 44 नंबर प्रश्न है तो 44 का राइट आंसर आपको 8,000 हो जाएगा। और ये जो आपका 45 नंबर प्रश्न है तो ये मैथ का अंतिम प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 50:33 हो जाएगा। ठीक, आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि आपको नहीं बने तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए यहाँ से हम लोग का 46 नंबर प्रश्न देखा जाए कि जीके का प्रश्न है। कह रहा है कि एडम स्मिथ, ये जो अर्थशास्त्र का प्रश्न है, इसमें सब जगह से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है, यह परिभाषा केंद्रित है। तो एडम स्मिथ जो ने कहा था कि यह जो है अर्थव्यवस्था जो है धन पर आधारित है। ठीक, चलिए 47 नंबर प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, यहाँ है कि बिहार की अर्थव्यवस्था इसी दौर में चीनी मिलें तथा सब्जियों में उत्पादन पर आधारित थी। दूसरा है कि इस दौरान बिहार में कई उद्योगों की स्थापना की गई। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर है कि ए और बी जो है दोनों सही है। चीनी मिल खोला गया था और यहाँ पर सब्जियाँ जो है चीनी मिल सब्जियों का उत्पादन अधिक हुआ, इसी दौरान कई उद्योग भी स्थापित किए गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो यह प्रकाशन जो किया जाता है आपको सांख्यिकी दर्पण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्तिगत मांगों का योग होती है। तो सभी व्यक्तिगत मांगों का योग जो होता है वो बाजार मांग होता है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का जो 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको विस्थापित लागत भी कहा जाता है। यहाँ पर विस्थापित लागत कहा जाता है, देखिए अवसर लागत को विस्थापित लागत भी कहा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। तो किसी भी देश का सर्वोच्च जो बैंक होता है वह आपका केंद्रीय बैंक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन जो है तंजावुर में किया गया है। ठीक, चलिए 53 नंबर प्रश्न हम लोग का कि किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 को मिला है। तो यह मिला है आपको इंदौर शहर को। राइट आंसर सी कर लीजिए, बी कर लीजिएगा। ठीक, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। फिर यहाँ से हम लोग का है कि वैदिक काल का जो कालखंड कब माना जाता है। तो वैदिक काल का जो कालखंड माना जाता है वो आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन जो बी आपका है करेक्ट है। चलिए यहाँ से हम लोग का 55 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया। तो प्रथम विदेशी आक्रमण जो किया गया था, यह किया गया था आपको हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। आपको राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए यहाँ से हम लोग का जो 56 नंबर प्रश्न है कि अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा है किसका। यहाँ पर यह नारा किससे संबंधित है, यानी कि किसने कहा था। तो यह जो वाणिज्यवाद का नारा है कि अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि मध्यकाल में व्यापारी तथा साहूकार वर्ग को धन पहुंचाने के लिए मुस्लिम व्यापारी किस पर, यहाँ पर किस प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो वह जो मुस्लिम जो व्यापारी थे यहाँ पर आपका प्रयोग किया करते थे वह साख पत्र या फिर शक का वो प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपको दिसंबर 1991 में। यहाँ से 59 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 इसका तत्कालीन कारण आपको पता होगा कि चर्बी वालों कारतूसों का प्रयोग ही उसका तत्कालीन कारण था। चलिए यहाँ से हम लोग का 60 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी आपका देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भूकंपनीय, यहाँ पर भूकंपनीय तरंगे, कंपनियाँ नहीं है ये, कंपनीय जो कंपन होता है, तो कंपनीय तरंगे को सबसे पहले कहाँ अनुभव किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको अधिक केंद्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि शुष्क जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा से कितने डिग्री अक्षांशों तक है। तो भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों तक, ये आपका ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन में निम्न में से कौन प्रथम स्थान पर है। तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका चीन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग इसमें आपका एल्यूमिनियम उद्योग जो है आपका ये खनिज आधारित उद्योग है। अगला यहाँ प्रश्न है कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। तो ट्रांस कैनेडियन यह जो जोड़ता है आपका यह बैकवर को सेंट जॉन से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका डी जो है करेक्ट है। चलिए यहाँ से हम लोग का जो 66 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा भारत में कितनी है। तो वह है आपका 118 सेंटीमीटर ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो 1853 में चलाई गई थी ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कितने डिग्री अक्षांशों पर होता है। तो यह कितने डिग्री अक्षांशों पर। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांशों पर जो है चक्रवातों का निर्माण होता है। अगला यहाँ से हम लोग का 69 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिमाण है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य के विकासवादी सिद्धांत को लेकर यह किस विद्वान की परिभाषा है। यह टोटल जो है यह परिभाषा है, और यह किस विद्वान के द्वारा दिया गया। तो यह दिया गया था आपको डॉक्टर गवर्नर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न है कि संप्रभुता को एकत्व धारण के अनुसार, यहाँ पर संप्रभुता को एकत्व धारण के अनुसार क्या है। तो यह है आपका, यह एक इकाई है और ये सर्वोच्च शक्ति है, यानी कि ए और बी जो है आपका दोनों करेक्ट है। चलिए यहाँ से हम लोग का निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख आयाम जो हो जाएगा इसमें कौन सा होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण हो जाएगा। अगला यहाँ से 72 नंबर जो प्रश्न है कि किस वाद ने संस्कृत को मौलिक अधिकारों में संशोधन कर अधिकार दिया है। तो यहाँ पर किस वाद ने सांसद को जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो यह दिया गया है आपका अधिकार, यह अधिकार बिल्कुल सही आपको केशव नंद भारती के वाद के द्वारा यह दिया गया है ठीक।
चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस बल पर नहीं देती है। आधुनिक राजनीति जो विज्ञान की परिभाषा किस बल पर नहीं देती है, तो यह जो है आपको राज्य और सरकार के अध्ययन के यहाँ पर राज्य और सरकार के अध्ययन में जो है यह परिभाषा नहीं देती है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक, इसमें आपको सही क्रम में बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो हालांकि देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कि पहले होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इसके बाद समाजवादी, उसके बाद पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो ऑप्शन सी वाला ये आपका क्रम है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सहकारी संघर्षवाद को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया था। तो इसका जो गठन है यह 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ स्फुरदीप्ति का गुण दर्शाता है। स्फुरदीप्ति का जो गुण दर्शाता है यह आपका जिंक सल्फाइड दर्शाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का जो 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम सॉल्ट के भी नाम से जाना जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट को। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का जो भाग है वो आपको तना खाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब एक कार क्षैतिज सड़क पर एक वृत्तीय मोड़ ले रही है तो इसे अभिकेंद्रीय बल निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है आपका घर्षण से प्राप्त होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का 80 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है। यहाँ पर विट्रियोल का तेल पूछा गया कि किसे कहा जाता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को जो है विट्रियोल का तेल कहा जाता है। ठीक, विट्रियोल का तेल। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि एक परमाणविक आयनों में ऑक्सीकरण संख्या बराबर होती है। तो देखिए एक परमाणविक आयनों में जो है ऑक्सीकरण जो संख्या बराबर होती है आपका आयन पर आवेशों के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करती है। तो जो है द्रव्य का पृष्ठ तनाव यह निर्भर नहीं करती है, आपका द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल होता है। तो वह उपलब्ध जो जल होता है वो केशिकीय जल होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड जो है अंगूर में नहीं पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड नहीं पाया जाता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है ये आपको अंगूर में नहीं पाया जाता है, यह आपका सिरका में पाया जाता है। बाकी इसमें आपका 3 हो जाएगा, टार्ट्रिक, साइट्रिक और मैलिक जो होता है ये सभी अंगूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों का कौन सा गुणधर्म चालक में धारा का निर्धारण करता है। तो चालक में धारा का निर्धारण जो है केवल अनुगमन वेग द्वारा करता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जाति की निकेत, यहाँ पर जाति की निकेत का अर्थ है क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है कि जाति का आवासीय तथा विशिष्ट कार्य। यहाँ पर जाति का आवासीय तथा विशिष्ट कार्य आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 87 है कि आयनिक हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया करके निर्माण करता है। तो आयनिक जो हाइड्रोक्साइड है जल से अभिक्रिया करके क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। चलिए यहाँ से हम लोग का जो 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयनिक जो है ठोस है। तो इसमें जो I2 जो है इसमें आपका ठोस है। चलिए यहाँ से 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ पर मीटर का जो प्रतिरोध है अनंत होता है किसका। तो यहाँ से जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 90 नंबर है कि जो कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो पारा के विकल्प के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका गैलियस्टन का। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि एक गुणांक यहाँ पर गुण संकरण जो है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा संकरण कराए जाते हैं, तो उसमें जो है आपका पारस्परिक संकरण कराए जाते हैं। 92 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को प्रकाश विद्युत सेल में युक्त के रूप में, यहाँ पर युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है सीजियम का। ठीक, प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को जो प्रकाश विद्युत सेल के युक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सीजियम का। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 70% से अधिक पशुधन पाया जाता है, तो 70% से अधिक जो पशुधन भारत और चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य पीले रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है, तो यहाँ पर पीले से अधिक होता है किसका, लाल का। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में जो है साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है। यहाँ पर साइट्रिक एसिड किस में विद्यमान होता है, तो आपका जो है नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है कि निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है, तो निरोधी विभव पर जो है प्रकाश विद्युत धारा का मान जो होता है यह आपका 0 होता है। अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है, दंत विशेषज्ञ का जो दर्पण होता है, तो यह दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा संश्लेषित रेशा जाना जाता है। यहाँ पर कृत्रिम, देखिए कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा संश्लेषित रेशा जाना जाता है, तो वह है आपका रेयॉन। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का अंतिम जो 100 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो फ्लोरीन है, ये सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया, और ये हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट था वह 18 था, और आपका जो 19 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।